दोस्तों, जितने हमले पिछले 25 बरस में अमेरिकी सेना पर नहीं हुए, उससे कहीं ज्यादा हमले 48 घंटे में, सिर्फ 48 घंटे में ईरान ने कर दिए हैं। ईरान ने ना सिर्फ अमेरिका के 9 मिलिट्री बेस उड़ा दिए, 6 सैनिक मारे, दर्जनों घायल कर दिए, 4 फाइटर जेट गिरा दिए। इसके अलावा 3 बड़ी एम्बेसीज अमेरिका की जो गल्फ में है उन पर ब्लास्ट कर दिया और खरबों रुपए का मिलिट्री साजो सामान, जिसमें रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी सारी चीजें हैं, उसको भी तबाह कर दिया। कल्पना कीजिए उस चोट की जो ईरान ने पहली बार अमेरिका को दी है। इतनी हिमाकत इस दुनिया में फिर कोई और मुल्क नहीं कर पाया पिछले 50 वर्षों में। अब दोस्तों, ईरान की इस चोट का असर यह है कि अमेरिकन कांग्रेस यानी अमेरिका की जो संसद पार्लियामेंट है, वहां पर विपक्ष पूरी तरह से ट्रंप की छाती पर चढ़ गया। सरकार का हाल यह है कि जहां कमांडर नाराज हैं, वहां उपराष्ट्रपति, ट्रंप के उपराष्ट्रपति ट्रंप के फैसले से सहमत हैं और ट्रंप के जो वोटर हैं, उनकी पार्टी के जो वोटर हैं, रिपब्लिकन पार्टी के, वो भी ट्रंप के मुखालिफ खड़े हो रहे हैं। और जो गल्फ में बड़ी बड़ी अमेरिका की कंपनियां हैं, जैसे अमेजॉन जिस पर हमला हुआ, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, या अमेरिका के बैंक जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक और भी कई बैंक जो गल्फ में ऑपरेट करते हैं, ट्रंप के फाइनेंसर हैं, ट्रंप से नाराज। अब ईरान के हमलों से तिलमिलाए ट्रंप इस बौखलाहट में या इस प्रेशर में कुछ और गलतियां भी करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर उनका यह मानना है और उनके दोस्त नेतन्याहू का यह मानना है कि अली खामनाई की मौत के बाद जो अगला सुप्रीम लीडर होगा ईरान का, रिलीजियस लीडर, धर्मगुरु, इमाम, उसको भी जीने नहीं देंगे, उसको भी मारेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर ट्रंप की जो बची खुची साख है उनके वोटरों के बीच में अमेरिका में, वो भी मिट्टी में मिल सकती है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि पिछले साल नवंबर दिसंबर में जब अमेरिका ने डॉलर को इन्फ्लेट करके ईरान की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की साजिश रची, और जिस तरह से वहाँ महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा, और जिस तरह जो शॉपकीपर्स थे, जो व्यापारी थे, वो सड़कों पर आ गए और बाद में कुछ लिबरल सड़कों पर आ गए, तो ट्रंप को लगने लगा कि ईरान में बगावत हो गई है और अब खामनाई के निज़ाम को बदला जा सकता है। कोशिश बहुत हुई, आगजनी भी हुई, तोड़फोड़ भी हुई, लेकिन ट्रंप जिस बगावत को और धुआं देना चाह रहे थे, आज हालत यह है कि अली खामनाई को मारने के बाद वही जनता आज करोड़ों की संख्या में सड़कों पर उतर आई है। यानी कहां तो जनता में बगावत कर रहे थे और अली खामनाई की हत्या के बाद जनता और ज्यादा यूनाइट हो गई, और इसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं ईरान के तमाम शहरों से, जहां सर पर मिसाइल का डर है, हमले का डर है, लेकिन लोगों की संख्या सड़कों पर बढ़ती चली जा रही है, 1000 से लाख और लाख से करोड़। अब बौखलाए हुए ट्रंप जो प्रेशर का सामना कर रहे हैं, और वहां नवंबर में चुनाव भी हैं जहां हालत ट्रंप की पार्टी की बहुत अच्छी नहीं है। ट्रंप चाह रहे हैं कि किसी तरह से सीज फायर हो जाए, उनको एक एस्केप रूट मिल जाए, ऐसा कहा जा रहा है। खासकर अमेरिकन मीडिया कह रही है कि ट्रंप इटली के मार्फत, इटली के ज़रिए ईरान को अप्रोच कर रहे थे, वो चाहते थे कि सीज़ फायर हो जाए, लेकिन ईरान में इस वक्त जो टेम्परेरी अस्थाई जो निज़ाम है, उसका कहना है कि हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, और अली खामनाई की मौत के बाद अब सवाल ही नहीं उठता है। ईरान की जो यंग जनरेशन है, IRGC की, यानी जो इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर है, उनकी जो फौज है, उनकी जो लीडरशिप है, खासकर रिलीजियस लीडरशिप है, उसका ये कहना है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और अभी तक जो देखा है अमेरिका ने, ये जो 9 मिलिट्री बेस उड़ाए गए हैं या एम्बेसियों पर हमले हुए हैं, ये सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर आना बाकी है, क्योंकि जो लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उसमें से बहुत का इस्तेमाल ईरान ने अब तक नहीं किया है। अब दोस्तों, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आखिर अमेरिका क्यों मजबूर हुआ, क्यों उसने ये एक एडवाइजरी जारी करी कि जितने भी अमेरिकी नागरिक हैं पूरे गल्फ देशों में, सब के सब गल्फ को, खाड़ी देशों को तुरंत छोड़ दें, उसके लिए अलग से चार्टर व्यवस्था की जा रही है। ऐसा क्यों कहा, और क्यों
अमेरिकन कंपनीज, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो बैंक्स हो, वो अपने ऑपरेशंस क्यों शट कर रहे हैं। इसके अलावा जो एम्बेसीज़ हैं, अमेरिका की एम्बेसी, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे कुवैत में हो, चाहे कंसुलेट ऑफिसेज हों, वो सब के सब क्यों बंद किए जा रहे हैं। ऐसा प्रेशर क्या है? उसकी वजह ये है कि 48 घंटे में एक ऐसा ट्रेलर ईरान ने दिया जिसकी कल्पना ना नेतन्याहू को थी और ना ट्रंप को थी। अब दोस्तों, इन 48 घंटों में ईरान ने जो स्ट्रैटेजी थी, उसने पहले ड्रोन अटैक किए और ड्रोन के साथ साथ जो बड़े टारगेट थे वहाँ पर मिसाइल अटैक कर दिए। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये जो अल डाफरा एयरबेस है, जहाँ पर काफ़ी अमेरिकी सैनिक थे, फाइटर जेट्स थे, वहाँ पर हमला हुआ। उसके बाद जबेल अली जो फ्री जोन पोर्ट है, जहाँ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, उस पर जब ब्लास्ट हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है, तो यूएई और खासकर दुबई एक तरह से हिल गया, शेक कर दिया, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज थी, यूरोपियन कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, उन्होंने शटर गिराने शुरू कर दिए। इसके अलावा उन्हीं 48 घंटों में सबसे बुरा हाल बहरीन में हुआ, और बहरीन में जो 5th फ्लीट थी, सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा था, फ्लीट था, उसी पर हमला कर दिया, अमेरिकन स्ट्रीट पर हमला कर दिया। कुवैत में तो आप कह सकते हैं कि जो कुवैत में हुआ वो फिर कहीं नहीं हुआ। कुवैत में ना सिर्फ जेट गिराए गए, फाइटर जेट्स गिराए गए, कुवैत में ना सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट जो है उसको तबाह किया गया अमेरिका का, बल्कि जो बेसिस हैं, चाहे वो सलेम एयर बेस हो या कैंप आरिफ जान हो या कैंप ब्यूरिंग हो, यहाँ पर जिस तरह से ताबड़तोड़ ईरान ने हमले किए, वहाँ कई सैनिक, ऑफिशियल संख्या अभी 6 अमेरिकन ट्रुप्स की आई है, लेकिन इससे ज़्यादा ये संख्या बढ़ सकती है। दर्जनों अमेरिकन सोल्जर्स गंभीर रूप से घायल हुए। आप कह सकते हैं कि 25-30 वर्षों में अमेरिकन सोल्जर्स पर ये एक बहुत बड़ा हमला था। इसके अलावा हमले इराक के एरबिल एयरपोर्ट पर भी हुए, और भी कई हमले हुए, एक लंबी फेहरिस्त। लेकिन 48 घंटों में जब ये ट्रेलर चला, तो अमेरिकी कंपनियां, अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी निज़ाम, अमेरिकी डिप्लोमेट्स, सारे के सारे गल्फ में हिल गए, और साथ ही साथ बादशाह भी हिल गए। अब 48 घंटों के इस ट्रेलर का असर ये था कि अगले 24 घंटों में, यानी 72 घंटों में, इतना भारी आप कह सकते हैं प्रेशर था ईरान का कि कतर ने अपनी सबसे बड़ी गैस कंपनी कतर एनर्जी को शट कर दिया। अब आप सोचिए, पूरे दुनिया में गैस की कीमत कहीं 50%, कहीं तो यूनाइटेड किंगडम में 93%, 93% उसमें इजाफा हो गया। आप कह सकते हैं कि आम आदमी की जेब से बाहर हो गई गैस खरीदना, इतना ज़्यादा प्राइस हाइक हुआ। उधर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में, जो ईरान के आप कह सकते हैं अधिकार क्षेत्र में, वहाँ पर ईरान ने सारा कंट्रोल लेकर जितना भी ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन था, तेल का ट्रांसपोर्टेशन था, उस सब को पूरी तरह से ठप कर दिया। और आप कह सकते हैं कि दुनिया के तेल की सप्लाई पर ऐसा बुरा असर कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि भारत के लिए भी, हमारे आपके लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के पास सिर्फ 45 दिन का तेल बचा है, और ज़्यादातर तेल हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए ही आता है। तो एक बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया, गैस का, तेल का, महंगाई का। अब जहाँ तक दुबई की बात है, तो दुबई आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब्स में से एक है, और वहाँ पर सारे कारोबार जिस तरह से बंद हुआ, तेल की कीमतें बढ़ी, गैस की कीमतें बढ़ी, सीधा असर दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट पर आ गया। और जब स्टॉक मार्केट के इंडेक्स गिरने लगे, वो हम हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं कर रहे, दुनिया के सारे एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, और जब दुनिया भर के बाजार, स्टॉक मार्केट क्रैश करने लगे, गिरने लगे, तो ट्रंप साहब पर प्रेशर और बढ़ गया। उनको समझ नहीं आया कि करें तो क्या करें। अब दोस्तों, सवाल ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। ये जो जंग है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, जो रीजनल वॉर की शक्ल ले रही है, और धीरे धीरे इसमें नेटो कंट्रीज़ भी आ रही हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़, वो भी अब इसमें शामिल होने जा रही। तो क्या ये जंग लंबी खिंचने जा रही है, और एक तरह का आप कह सकते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ये पूरी जंग बढ़ सकती है? और अगर ऐसा है तो फिर महंगाई का क्या होगा? और एक बात मैंने पहले भी की, फिर दोहरा रहा हूँ, कि अगर जंग ये तेज़ होती है, लंबी होती है, तो दोस्तों, जहाँ तक महंगाई की बात है,
ना हम बचेंगे ना आप बचेंगे। सबको इस महंगाई का सामना करना पड़ेगा, सबको क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा। यानी संकट सबके लिए। होने क्या जा रहा है आगे, और आज इसीलिए मैं चाह रहा था कि एक ऐसा शख्स लाएं जो गल्फ को समझता हो, जिसने हर दूसरे तीसरे बादशाह का इंटरव्यू किया हो, जो ईरान में अली खामनाई को जानता हो, निज़ाम को जानता हो, जो किसी बड़े अखबार का संपादक हो। मैं बहुत दिन से तलाश कर रहा था, और आज हमारे साथ बॉबी नकवी साहब आ रहे हैं। दुबई के सबसे बड़े अखबार, बल्कि मैं कहूँगा गल्फ के सबसे प्रतिष्ठित अखबार गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे, 24 साल काम किया। चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ओमान हो, कतर हो, यूएई हो, ईरान हो, इजिप्ट हो, टर्की हो, यूरोप के देश हो, और हिंदुस्तान के तो वहीं। मुझे लगता है कि बॉबी नकवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक तो व्यापार की भी समझ है, राजनीति की भी समझ है, डिफेंस की भी समझ है, डिप्लोमेसी की भी समझ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भले ही वो दुबई में रहते हैं, खुलकर बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं। सुनिए आप उनको, बॉबी नकवी साहब को। नकवी साहब, आप बरसों बरस गल्फ न्यूज़ में रहे, एडिटर रहे, 24-25 साल आप गल्फ में रहे, हर मुल्क को समझते हैं, बादशाह और उनके निज़ाम को समझते हैं, ईरान को भी समझते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जो ताबड़तोड़ हमले ईरान कर रहा है, और ख़ासकर अमेरिका के बेसिस पे कर रहा है, मिलिट्री बेसिस पर, नेवल बेस पे, उनकी एम्बेसीज पे, इस तरह के हमले दुनिया ने कभी नहीं देखे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका पर हमले हुए नहीं, कभी 10 साल में, कभी 5 साल में एक आध बार हमले हुए हैं। लगातार ये हमले हो रहे हैं। ये मैसेज ईरान क्या दे रहा है? क्या ये मैसेज ये है कि अमेरिका को गल्फ छोड़ना पड़ेगा? क्या ये मैसेज मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस अमेरिका है? ये है क्या, ये जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से मंजर? भाई देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ये जो वॉर हुई है, जिससे गल्फ कंट्रीज को इतना नुकसान पहुंचा है, उनकी कंट्रीज में अटैक हुआ है, उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक हुआ है, तो उसको उनको उनको आगे आने वाले टाइम में ये तो सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो बेसिस हैं, यूएस के बेसिस हैं, लेकिन इन बेसिस की वजह से हमारा नुकसान हुआ है। नंबर एक, हमारी इमेज को धक्का पहुंचा है। दूसरी चीज, उनकी इकोनॉमी को बहुत शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मेरे ख्याल से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। भाई दुबई एयरपोर्ट अगर 1 घंटे के लिए बंद होता तो उसकी एक कॉस्ट होती है $1 मिलियन की। ठीक है, ओके। इतने दिनों से अगर दुबई एयरपोर्ट के ऑपरेशन इम्पैक्टेड है तो उसकी कॉस्ट का आप अंदाजा लगा लीजिए। एक जमाने में मेरे ख्याल से लास्ट काउंट आई रिमेम्बर दे यूज्ड टू बी कम से कम जो है 800 से 900 फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती थी उस एयरपोर्ट पे 24 घंटे में। अब तो और भी ज्यादा है, और दूसरा एयरपोर्ट भी है उनका जो वर्ल्ड सेंट्रल है। तो कहने का मतलब है कि ये एक बहुत मैसिव कॉस्ट है इन लोगों के ऊपर। तो आप अगर तीन कैटेगरी, इनको अगर कैटेगरीज में, तीन कैटेगरीज में अगर डिवाइड करेंगे जहां जहां अटैक किया गया है, तो नंबर 1 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, नंबर 2 एनर्जी इंस्टॉलेशंस। ठीक है, जैसे एलएनजी टर्मिनल हुआ कतर का, अरामको की रिफाइनरी हुई। सिमिलरली आप ये देखिए, उसके बाद फिर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जेबल अली पोर्ट हुआ, दुबई एयरपोर्ट हुआ, दूसरे जो कुछ होटल भी हैं जी, होटल हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे देखिए अटैक होने से काफी खौफ फैलता है कि आप अगर ये जो जैसे ये फेयरमॉन्ट पे अटैक हुआ था, ये पाम जुमेरा में, ये बड़ी पॉश लोकेलिटी है, सारी दुनिया इस पाम के बारे में सुना है और मेरे ख्याल से तस्वीरें देखी हैं। तो वहां पे अटैक होने से एक जाहिर बात है कि एक दहशत पैदा होती है कि यहाँ तक ईरान के मिसाइल्स पहुंच रहे हैं। तो ये इनका मेरे ख्याल से यही मकसद है कि पहली चीज ये कि यूएस प्रेजेंस को आप या तो डिसरप्ट कर दिए या मजबूर हो जाए सोचने के लिए, दोनों लोग, ये गल्फ कंट्रीज भी और यूएस की, क्या ये बेसिस जो है फायदेमंद है। मतलब आप ये कह रहे हैं नकवी साहब, आप ये कह रहे हैं कि या तो अमेरिका खुद कहे कि भैया हम जा रहे हैं, हमारी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, और या जो बादशाहत है, जो वहाँ के निज़ाम है, चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे कुवैत हो, ये लोग खुद नमस्ते कर दें कि भाई आपकी वजह से देखिए पर प्रॉब्लम हो रही है। यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं नकवी साहब कि फ्यूचर में अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा, और दुबई या बहरीन या कुवैत के बादशाहों को भी सोचना पड़ेगा कि अमेरिका की फौज को यहाँ रखें या ना रखें। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि इन कंट्रीज को कम से कम एक बार ये सोचना तो पड़ेगा कि ये अगर कोई रीजनल इशू है तो शायद इसका सोल्यूशन भी रीजनल ही होना चाहिए।
अगर बाहर से कोई अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो फिर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा करेगा। ये एक क्लासिक केस है कि ओके। ये, आप बात समझ रहे हैं, अगर इन कंट्रीज की रीजनल, ईरान से कोई इश्यूज हैं तो उसका रीजनल सोल्यूशन होना चाहिए। बाहर की ओके। ताकतें अगर इंटरवीन करेंगी तो उसके खामियाजे जो है बड़े, जो उसके जो बड़े दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, और अभी देख रहे हैं हम लोग। जी, मतलब आप क्योंकि गल्फ न्यूज़ के संपादक रहे और सबसे बड़ा अखबार गल्फ का दुबई का, मुझे लगता है कि बाकी जो मेहमान होते हैं, कोई वॉर एक्सपर्ट होता है, कोई मेहमान डिफेंस का एक्सपर्ट होता है, लेकिन आप क्योंकि पूरी दुनियादारी, पूरे गल्फ को समझते हैं और राजनीति भी समझते हैं, डिप्लोमेसी भी समझते हैं। कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के और बादशाहों के आपने जो है इंटरव्यूज़ लिए। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि बजाय अमेरिका गल्फ में आए, आप कह रहे हैं कि ये जितने बादशाह हैं, ये ईरान के साथ बैठ के खुद बात करें, घर की बात घर में ही हल करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई देखिए, इसका कुछ तो इंडिकेशन दीपक भाई मिलता है। पिछले 2 दिनों में अगर आप देखें तो 2 दिनों के 48 घंटों में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे, पहली चीज जो सामने आई थी वो व्लादिमीर पुतिन और यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं हिज हाइनेस मोहम्मद बिन जायद, उनके साथ फोन कॉल पे बातचीत हुई थी। उसके बाद एक डिप्लोमेसी पे काफी ज्यादा एम्फोसिस था। उसके बाद जी। दूसरी, कल रात को अब्बास अरक्ची और लैवरोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी बातचीत हुई है, और लैवरोव ने भी कहा है कि डी एस्केलेशन के लिए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि गल्फ कंट्रीज क्लियरली उन्होंने या तो डायरेक्टली अप्रोच किया है रशिया को, या मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये वॉशिंगटन और तेल अवीव से कुछ काम बनने वाला नहीं है, इसमें रशिया को इन्वॉल्व करके और ईरान से बातचीत थोड़ा कि भाई ये जो है इसको थोड़ा सा डी एस्केलेट किया जाए। ये सभी के जी। इंटरेस्ट, मेरे ख्याल से ये रास्ता अपनाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है अभी। लेकिन बॉबी भाई, नेतन्याहू भी चाह रहे हैं, ट्रंप भी चाह रहे हैं, चाह तो सभी रहे हैं, चाह तो ईरान भी रहा है कि भाई किसी तरह से मसला ये हल हो। क्या आपको लगता है कि जो युद्ध ये सोच रहे थे, ये युद्ध कहीं ज्यादा बढ़ चुका है? इतना ज्यादा मतलब ये खतरनाक, खौफनाक हो चुका है कि अब सबको डर लग रहा है कि कहीं भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। और भाई क्या जाहिर मैं बात। आपसे, जी, और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि आप एडिटर हैं, आप संपादक हैं अखबार के, इतने बड़े अखबार के, ऐसा तो नहीं है नकवी साहब, कहीं ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया हो और ऐसा ना हो 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, जब नया सुप्रीम लीडर आए और वो कहे कि साहब हमने खामनाई साहब के फतवे को बदल दिया और अब हमारे पास न्यूक्लियर बम आ गया है? क्या ऐसी स्थिति हो सकती है, या ये हमें ये कल्पना है, या ये वाकई हकीकत ये भी हो सकती है? भाई अगर नहीं भी बनाया तो ये भी हो सकता है कि वो डिक्लेयर कर दें कि वी आर पुलिंग आउट फ्रॉम एनपीटी। अगर यही अनाउंसमेंट हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा एक, मेरे ख्याल से, एक्ट ऑफ डिफाइंस होगा इस मोमेंट पे। आपको शक होता है क्योंकि भाई आप एडिटर रहे, टॉप लेवल पे रहे, आपकी बड़ी मालूमात ईरान में, क्या आपको एक एडिटर के तौर पे, एक एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे जो गल्फ में जिसका 24 साल का कैरियर है, आपको शक होता है कि ईरान के पास वो कैपेसिटी है न्यूक्लियर बम बनाने की? मैं ये पूछ रहा हूँ। भाई देखिए, वही है कि अब ये सेंस ऑफ डेस्परेशन अगेन ईरान को कहां तक ले जाएगा। देखिए, रोहल्ला खुमैनी, आयतुल्लाह रोहल्ला खुमैनी के बाद से ये दूसरे सुप्रीम लीडर थे इस, और कोई तीसरा नहीं बना है अभी तक। 79 में रिवोल्यूशन हुआ, रोहल्ला खुमैनी थे, वो 89 में मरे। 89 के बाद आयतुल्लाह खुमैनी सुप्रीम लीडर होने, और जिनको आपने मार दिया, उनका मारा जाना तो ये एक ईरान के लिए रेड लाइन है। अब उनको लगता है कि अगर हम अभी एक्ट नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री को या तो डिवाइड कर दिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा। तो उनके पास चारा क्या बचता है? ओहो। चारा ये बचता है कि इस लड़ाई को लंबी रखें, जब तक लड़ सकते हैं लड़ेंगे। और मतलब दूसरी आप ये चीज कह रहे ये हैं कि कि जो जो अली खामनाई थे, अली खामनाई थे, जो मैं समझ रहा हूँ नकवी साहब आपकी बात, जो सुप्रीम लीडर थे, रिलीजियस लीडर थे, इमाम भी थे, वो मोहम्मद साहब जो प्रॉफिट है उनको आंसरेबल हैं? जी, दैट इज द कॉन्सेप्ट। देखिए, ये एक थोड़ा सा देखिए, शिया स्कूल में दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक नजफ का है, जो कि एक कंसेप्ट, उसको माना जाता है कि क्वाइटेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है। और दूसरा है कौम। कौम जो है रिवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट माना जाता है शिया जूरिस्प्रूडेंस में, शिया जी। वर्ल्ड में। ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है। ये विलायत फ़कीह जो है, रिवोल्यूशन के बाद रुहुल्लाह खुमैनी ने ये डॉक्ट्राइन कॉइन की थी।
हालांकि उस टाइम ईरान के अंदर भी इस डॉक्ट्राइन को लेकर डिसएग्रीमेंट्स थे, लेकिन उसके बाद ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गए। ओके। इराक यानी नजफ का जो स्कूल ऑफ थॉट है, लेड बाय आयतुल्ला ग्रैंड आयतुल्ला सिस्तानी, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखता है, इस डॉक्ट्राइन को नहीं मानता है, लेकिन उन्होंने कभी खुल के इसको विरोध नहीं किया, क्योंकि इस ठीक। डॉक्ट्राइन का विरोध करना मतलब ईरान का विरोध करना, वो ये नहीं चाहते, मानते अब नहीं चलिए, है वो लोग। नहीं नहीं, आपने तो बहुत उलझा दिया। आपने कहा कि बहुत ही नाजुक मामला है। अली खामनाई रिलीजियस लीडर हैं, उनको पॉलिटिकल लीडर ना मानिए, उनको देखिए, आप नरेंद्र मोदी या ट्रंप ना मानिए, वो एक रिलीजियस लीडर थे, सुप्रीम लीडर थे। आपका ये कहना है कि अगर ट्रंप ने खामनाई को एलिमिनेट नहीं किया होता या नेतन्याहू ने नहीं किया होता तो ये नौबत ना आती, आप ये कह रहे हैं? भाई आप ये देखिए ना कि जब से उनकी मौत हुई है, तो उसको जो नैरेटिव जो ईरान तेहरान में जो लोग मातम करते हुए बाहर आए, उसको जोड़ा जा रहा है सुप्रीम सैक्रिफाइस से। इनकी जो शहादत को माना जा रहा है कि इमाम अली की भी रमजान में डेथ हुई थी, फिर इमाम हुसैन की करबला में डेथ हुई, उनकी भी फैमिली की डेथ हुई, इनकी भी फैमिली की डेथ हो गई, तो उससे जोड़ा जा रहा है, उस इस सैक्रिफाइस को उस लेवल का माना जा रहा है। ऐसी बिल्कुल। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनको दफनाया जाएगा मशहद में। मशहद में शिया फेथ के 8वें इमाम वहां पे दफन है, उनकी वहां पे एक ही ठीक। श्राइन है, एक जी। तो मशहद में ऐसा लग रहा समझ है कि जो है तो उस लेवल का, इस सेक्रीफाइस को उस लेवल का माना जा रहा है। बात समझ ओके, रहे हैं आप? मैं तो समझ रहा हूँ। अब ये नहीं, अब मैं ये समझ रहा हूँ, बहुत बहुत नाजुक बात है। अब मैं तो असली मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ। ये बताइए कि जब मामला इतना नाजुक है तो क्या ईरान अब किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं? अब ईरान भी सुप्रीम सेक्रीफाइस करना चाह रहा है। वहाँ की लीडरशिप, वहाँ की जो फौज है, वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, क्या वो सब इसी मूड में हैं? भाई ऐसा तो अभी तक तो ऐसा ही लगता है कि ये बिल्कुल आर या पार की लड़ाई है और ये पीछे नहीं हटने वाले। ऐसी कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इटली को अप्रोच किया कि भाई आप इनसे बात करिए। ओमान के भी कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं कि सो कॉल्ड ऑफ द रैम्प सॉल्यूशंस, ऑफ द रैम्प ऑप्शंस कुछ बचे हुए हैं। मतलब ऑफ द रैम्प मतलब कि इसको फिर से डिप्लोमेसी को कंसिडर किया फिर से जाए, बातचीत शुरू की जाए फिर जी। से बातचीत शुरू की और जाए। पुतिन भी चाह लेकिन रहे हैं। जी, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ईरान अभी इसके लिए तैयार है, ओके। इसके लिए तैयार है, या एक चीज और, इसमें इजराइल भी क्या नहीं तैयार है। क्या आपको लगता है कि जंग लंबी चलेगी और तबाही अभी और होनी है? मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जंग अभी कुछ दिनों तक और चलेगी। देखिए, हर दिन कुछ कुछ ना कुछ एस्केलेशन होता है। आज इंडियन ओशन में वो एक शिप है दो उनकी, हाँ जी, कंफ्यूजिंग हिंदुस्तान से। रिपोर्ट्स आ रही हैं। या तो एक फ्रिगेट को वो इरानियन नेवी की एक फ्रिगेट थी, उसको जो है कुछ हुआ वहां पे, कुछ डुबो दी गई, उसमें से 30-35 लोग श्रीलंकन ने उनको बचा लिया है। दूसरी रिपोर्ट, हालांकि मैं अभी पढ़ ही रहा था, डिफेंस सेक्रेटरी यूएस के जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका यह कहना है कि हमने एक सबमरीन मारी है, सबमरीन को जी हाँ। डुबो दिया। तो ये रिपोर्ट्स अभी आनी, पूरी तरह से आनी बाकी हैं। इसमें देखना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एस्केलेशन हो बढ़ता ही जा रहा है, जी। इसमें कोई ठीक है। आसार ऐसे नजर नहीं आ रहे। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या आपको लगता है ये जंग से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तेल महंगा होगा, गैस गैस महंगी होगी? हिंदुस्तान के अगर मैं हिसाब से कहूँ तो रुपये की कीमत और घटेगी डॉलर के मुकाबले में। क्या आने वाले दिन सबके लिए बुरे हैं, बहुत मुसीबत भरे बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लड़ाई किसी भी आज की ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, जो इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी है, वो उसके लिए कतई कतई किसी के लिए भी अच्छी ना तो बिजनेस के लिए, ना इंडस्ट्रीज के लिए, ना कंज्यूमर के लिए, किसी के लिए भी जंग जो है सही नहीं है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। एलएनजी जो टर्मिनल कतर का बंद हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। 20% सप्लाई जो है गैस की, एलएनजी की, वो सप्लाई इस टर्मिनल से होती थी, इस प्लांट से होती थी। ये कतर में दो फैसिलिटीज है, दो अलग अलग जगह इनकी, वो दोनों बंद है। बड़ी बात। बॉबी नकवी गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे, 24 साल पत्रकारिता की गल्फ में, और जितने भी गल्फ के मुल्क हैं, गल्फ के जितने प्रेसिडेंट हैं या ईरान की निज़ाम है, सबसे भली भांति परिचित हैं। टॉप लेवल के आप कह सकते हैं अखबार नवीस। इनका ये कहना है
3-4 बातें इन्होंने कही हैं कि अमेरिका को कहीं ना कहीं इंटरवेंशन से दूर हटना पड़ेगा। गल्फ की सियासत से अमेरिका थोड़ा दूर रहे तभी शांति हो सकती है। जितने भी बादशाह और सुल्तान हैं ये ईरान के साथ बैठकर आपस में बात करें, मसला तय करें। ये इजराइल और अमेरिका को मौका ना दे, खुद बैठ के घर की बात घर में सुलझाएं। तीसरी बात कह रहे हैं कि भाई अली खामनाई वो ऐसे शख्स थे, वो नरेंद्र मोदी या पुतिन या ट्रंप नहीं थे, वो एक रिलीजियस लीडर, सुप्रीम लीडर थे, इमाम का दर्जा था। उनकी जवाबदेही पार्लियामेंट को नहीं, प्रॉफिट को थी। इस जज्बे को समझना होगा और इसकी वजह से ईरान पूरी तरह से भड़का हुआ है। ईरान को लगता है कि ये मुल्क हमारा खत्म हो जाएगा, सारा का सारा जो हमारी एग्जिस्टेंस है नहीं रहेगी, इसलिए ऑल आउट जा रहा है। और डेस्परेशन में जो नकवी साहब ने कहा कि हो सकता है कि साहब कल को 4 दिन 5 दिन के बाद ये भी पता लगे कि न्यूक्लियर बम भी बन गया, तो फिर समझ लीजिए तौबा ही है, कयामत ही है। एक और बात इन्होंने कही नकवी साहब ने कि भाई महंगाई जिस तरह से बढ़ रही, पूरा कतर की कहानी आपको बताई, गैस प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन सब कुछ शट है, कंपनी शट है, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद है पूरे गल्फ में और इंटरकनेक्टेड है। इससे महंगाई बढ़ेगी और भले ही ये जंग ईरान, अमेरिका और इजराइल में हो रही हो और गल्फ कंट्रीज में हो रही हो, हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी, बांग्लादेश में रहने वाला आदमी, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला हर आदमी इससे इफेक्टेड होगा। ये ग्लोबल वॉर है एक तरह की। नकवी साहब बहुत आपने रोशनी डाली बहुत कम समय में और सारी चीज़ें आपने बता दी, क्योंकि एक जो एडिटर होता है उसका एक बहुत ग्लोबल व्यू भी होता है और वो डिप्लोमेसी भी समझता है, वो डिफेंस भी समझता है, कारोबार भी समझता है और सियासत भी समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच मिस्टर नकवी।